नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपके लिए एक पेपर लेकर आए हैं। 2024 सेकेंड ग्रेड एसएसटी संस्कृत शिक्षा विभाग के अंदर जो पेपर हुआ था उसके अंदर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, उनकी प्रकृति क्या थी, उस पर आज विस्तृत चर्चा करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आपको देखना है पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में क्या पूछा गया था कि आदेश की एकता से आप क्या समझते हैं। अब आदेश की एकता आपको ये एग्जाम के अंदर पूछा जाता है बार बार, इसको थोड़ा सा याद रखें कि आदेश की एकता से आप क्या समझते हैं। अधीनस्थ को केवल एक ही आदेश प्राप्त होता है। उच्च अधिकारी केवल एक आदेश दे सकता है। अधीनस्थ को केवल एक ही उच्च अधिकारी से आदेश दे सकते हैं। उच्च अधिकारी केवल एक अधीनस्थ को आदेश दे सकता है। ये चार तरह के प्रश्न। तो आदेश की एकता का पहले तो ये समझ लें कि आदेश की एकता का अवधारणा किसके द्वारा दी गई, तो आपको पता होगा हेनरी फ्योल के द्वारा। पहली चीज तो ये याद रखना। और हेनरी फ्योल के द्वारा एक अवधारणा और दी गई, आपको पता है, पॉपकॉक की। ये याद रखिएगा, ये अवधारणा भी इनके द्वारा दी गई है। ठीक है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कमांडिंग, कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल, ये अवधारणा इनके द्वारा दी गई है। अब उसी में यही अवधारणा आदेश की एकता भी इन्हीं के द्वारा दी गई। अब मुझे बताइए, अधीनस्थ को केवल एक ही आदेश प्राप्त होगा? नहीं, कई सारे आदेश प्राप्त हो सकते हैं। उच्च अधिकारी केवल एक आदेश दे सकता है। क्यों एक आदेश दे सकता है? कई सारे आदेश दे सकता है। अधीनस्थ को केवल एक ही उच्च अधिकारी आदेश दे सकता है। उच्च अधिकारी केवल एक अधीनस्थ को। इन दोनों में आपके कंफ्यूजन हो सकता है, तो इसको भी थोड़ा समझिए। उच्च अधिकारी केवल एक अधीनस्थ को आदेश दे सकता है। क्यों दे सकता है? उच्च अधिकारी के नीचे कई सारे अधीनस्थ होंगे, वो सभी को आदेश दे सकता है, तो ये नहीं हो सकता। अधीनस्थ को केवल एक ही उच्च, बिल्कुल ये सही है, ध्यान रखिएगा। अधीनस्थ को केवल एक ही उच्च अधिकारी से आदेश देगा। अधीनस्थ को केवल एक ही उच्च अधिकारी क्या देगा? आदेश देगा। ये इसका करेक्ट आंसर है, ध्यान रखिएगा, ढंग से इसको पढ़िएगा। ये क्वेश्चंस अब की बार पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उदासीनता के क्षेत्र से संबंधित है? तो उदासीनता का क्षेत्र, ये ध्यान रखिएगा, जोन ऑफ इंडिफरेंस का क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहले तो ध्यान रखिएगा कि ये उदासीनता की अवधारणा देने वाला कौन था, तो ये ध्यान रखिएगा, ये दिया गया था चेस्टर बर्नार्ड के द्वारा। और चेस्टर बर्नार्ड के बारे में ये भी ध्यान रखिएगा कि इन्हें व्यवहारवाद का प्रारंभकर्ता माना जाता है। इसके बाद इसमें साइमन भी आते हैं, ये भी याद रखिएगा, ये भी व्यवहारवादी हैं। तो व्यवहारवाद का प्रारंभकर्ता चेस्टर बर्नार्ड को जाना जाता है। अब ये क्या है उदासीनता का क्षेत्र, इसको समझिएगा। इस उदासीनता का क्षेत्र का मतलब है कि वह सीमा या वह दायरा जिसके अंदर आने वाले आदेश या संचार को कोई कार्मिक, कोई अधिकारी, कोई नीचे का अधिकारी सहज रूप से स्वीकार कर ले। समझ में आएगी बात? यानी कि वह सीमा जिसके अंदर कोई आदेश दिया जाए और उस आदेश को जो व्यक्ति जिसके लिए दिया जाए वो उसको आसानी से स्वीकार कर ले, उस आदेशों के प्रति वो एक तरह का न्यूट्रल, तटस्थ व्यवहार करे, वही क्या कहलाता? उदासीनता कहलाता है। समझ में आ गई बात? उसको समझिए, जिसको सहज रूप से स्वीकार कर ले और जिस आदेश के प्रति वो क्या रहे? तटस्थ रहे, वही उदासीनता का क्षेत्र कहलाता है। और ये अवधारणा किसके द्वारा दी गई? चेस्टर बर्नार्ड के द्वारा। ध्यान रखिएगा, मैं फिर बता रहा हूं कि इसका मतलब क्या, उदासीनता का क्षेत्र का मतलब है कोई एक क्षेत्र, कोई एक अधिकारी है, उसके अंदर में जितने भी एरिया आता है कि ये इतना कवर करेगा, उस सीमा के अंदर वो जो आदेश देता है वो अपने अधीनस्थों को, वो अधीनस्थ उस आदेश को सहज रूप से स्वीकार कर ले, उस आदेश के प्रति तटस्थ रूप से व्यवहार प्रस्तुत करे, तो वो क्या कहलाएगा? वो क्षेत्र क्या कहलाएगा? उदासीनता का क्षेत्र कहलाएगा। और यह अवधारणा किसके द्वारा दी गई? चेस्टर बर्नार्ड के द्वारा दी गई। इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक प्रबंधन का सिद्धांत नहीं है? ध्यान रखिएगा। अब वैज्ञानिक प्रबंधन का सिद्धांत आपको पता है किसके द्वारा दिया गया?
टेलर के द्वारा दिया गया। जब भी वैज्ञानिक प्रबंधता की बात आ जाए तो टेलर का नाम आपके दिमाग में तुरंत होना चाहिए। अब टेलर ने वैज्ञानिकता की मतलब उसके अंदर हर चीज को उसने कैसा अपनाया, वैज्ञानिक तरीका अपनाया। अब क्यों अपनाया उसको समझिए। सीमित उत्पादन के स्थान पर अधिकतम उत्पादन, बिल्कुल सही है। कम उत्पादन की जगह हर क्या चाहिए, अधिकतम उत्पादन चाहिए। अंगूठे के नियम के स्थान पर बिल्कुल जो देसी तरीका उसको नहीं करके बिल्कुल एक रूल्स फॉलो होंगे, उस नियम को अपनाया जाएगा जिससे से ज़्यादा प्रोडक्शन हो सके, बिल्कुल सही है। संघर्ष के स्थान पर मैत्री, क्यों, क्योंकि उद्देश्य क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कब होगा, जब सब मिलकर काम करेंगे, किसी के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, तो प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा होगा। क्योंकि इनका उद्देश्य क्या था, अधिक से अधिकतम उत्पादन हो, कम से कम लागत और अधिक से अधिक उत्पादन हो। सहकारिता के स्थान पर व्यक्तिवाद, ये तो अपोजिट हो गया। अगर वो व्यक्तिवाद को आधार बनाएगा तो उत्पादन कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं सहकारिता का मतलब कलेक्टिव होकर सभी मिलकर के उस काम को करेंगे तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन दिखाई देगा। तो इसका आंसर क्या होगा, आप सिंपल समझ लीजिए, इसका आंसर क्या होगा, प्रबंधन का सिद्धांत नहीं है पूछा है, तो 3 है और ये नहीं है। अगर इसका अपोजिट हो जाता, व्यक्तिवाद के स्थान पर सहकारिता, तब ये भी सही होता। ध्यान रखिएगा, ठीक है। कोऑपरेशन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 या 2 से अधिक संभव विकल्पों में से किसी एक व्यवहार्य विकल्प को चुन लेना ही निर्णय करना है। ये डेफिनेशन पूछी गई थी, ध्यान रखिएगा। ये परिभाषा थी और ये परिभाषा जॉर्ज आर टेरी के द्वारा दी गई है। इसको याद रखिएगा, फैक्चुअल क्वेश्चन है। मैंने कहा 1 या 2 कम से कम क्या आएंगी, परिभाषा आएंगी ही आएंगी। इसके अंदर भी जैसे सोशियोलॉजी में 2 से 3 हैं, इसके अंदर 1 से 2 परिभाषाएं पूछी ही जाएंगी, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मानवीय संबंध उपागम का मुख्य प्रस्ताव नहीं है, इसको समझिए। मानवीय संबंध, ह्यूमन रिलेशनशिप के बारे में, व्यक्तिगत अंतर, कर्मचारियों के निजी हित, कर्मचारियों का एक अनौपचारिक संगठन, अभिप्रेरणा। मानवीय उपागम का प्रस्तावक नहीं है, ध्यान रखिएगा, नहीं है पूछा है। इसका मतलब 3 हित होंगे, 3 तो होंगे इसके अंदर। व्यक्तिगत अंतर, बिल्कुल इंडिफरेंस करना पड़ेगा। एक व्यक्ति अलग तरीके से, एक व्यक्ति अलग तरीके से काम करता है, हर किसी की अलग अलग परिस्थितियां होती है। दूसरा, कर्मचारियों का एक अनौपचारिक, बिल्कुल एक अनौपचारिक संगठन होता है जिसमें वो आपस में अपने हितों के बारे में बात करते थे। अभिप्रेरणा, उनको मोटिवेशन करना होना चाहिए जिससे वो अधिक से अधिकतम काम कर सके। कर्मचारियों का निजी हित, अगर कर्मचारियों का निजी हित ही होगा तो प्रोडक्शन कैसे होगा, कार्य कैसे संपूर्ण होगा। तो सिंपल सी बात है, ये इसका आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, व्यक्तिगत डिफरेंस, हर किसी की कैपेबिलिटी अलग अलग होती है। कर्मचारियों का एक अनौपचारिक संगठन होता है, बिल्कुल होता है। उनको मोटिवेशन की क्या होती है, आवश्यकता होती है। अभिप्रेरित किया जाए, किस तरीके से किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा उनको कुछ ना कुछ इंसेंटिव दिया जाए जिससे मोटिवेट होते रहे। लेकिन कर्मचारियों का निजी हित, अगर निजी हित हो गया, इंडिविजुअल अगर वो प्रॉफिट देखने लगे तो कहीं ना कहीं उस फैक्ट्री का, उस ऑर्गेनाइजेशन को कहीं ना कहीं नुकसान होगा। तो ये ध्यान रखिएगा। 5th 6th की बात, 6th क्वेश्चन देखते हैं। तृतीय मिन्नोब्रुक कॉन्फ्रेंस 2008, इसको याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब तक कुल 3 मिन्नोब्रुक हो चुके हैं, ये ध्यान रखिएगा। 1968, उसके ठीक 20 वर्ष के बाद 1988, और उसके ठीक 20 वर्ष के बाद 2008, यानी कि 3 हो चुके हैं। कितने वर्षों के बाद, 20 वर्षों के बाद। इसका मतलब नेक्स्ट होगा कब, 28 में। पहली चीज तो ये याद रखें। अब ये जो पहला मिन्नोब्रुक हुआ था, इसकी अध्यक्षता डिवाइड वाल्डो के द्वारा की गई। मैं आपको बता चुका हूं, अगर नहीं बताया तो ध्यान रखिए। डिवाइड वाल्डो ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने वुडरो विल्सन को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्या कहा, पिता कहा था। ये कहने वाला व्यक्ति कौन, डिवाइड वाल्डो। और इनके द्वारा ही क्या शुरू किया गया,
NPA न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्रारंभ किया गया, यानी कि प्रारंभ करने का श्रेय इन्हीं को जाता है, डिवाइड वाल्डो को। तो पहले मिन्नो-ब्रुक की इन्होंने अध्यक्षता करी। दूसरा मिन्नो-ब्रुक जॉर्ज फ्रेडरिक्सन के द्वारा किया गया, ये भी याद रखना है। और इसके बाद आपको पता है LPG को अपनाया गया था। कहीं ना कहीं प्राइवेट क्षेत्र आने लगे थे, लाइसेंस राज को समाप्त किया गया था। और ये 2008 जो आपके एग्जाम्स में पूछा गया है, इसकी अध्यक्षता करी रोज मेरी ओलरी के द्वारा। ये याद रखिए, रोज मेरी ओलरी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। तो आपको ये तीनों के तीनों याद रखने हैं, किसी भी एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा रोज मेरी ओलरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विचारक ने राजनीति प्रशासन के द्वंद्व का विचार प्रारंभ किया? प्रारंभ करने वाले ध्यान रखिएगा कि भाई राजनीति अलग है और प्रशासन अलग है। ये विचार प्रारंभ करने वाले व्यक्ति का नाम था वुड्रो विल्सन। ये याद रखिएगा। इसी विचार के कारण इनको क्या कहा जाता है? लोक प्रशासन का पिता कहा जाता है। अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया ये पिता, इनको पदवी किसके द्वारा दी गई? तो मैंने आपको बताया डिवाइड वाल्डो के द्वारा दी गई। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। एक इनका लेख था द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इस लेख में इन्होंने कहा था राजनीति विज्ञान और लोक प्रशासन एक पृथक विषय के रूप में स्थापित होना चाहिए। इन्होंने कहा था कि राजनीति का काम जहां पर नीति निर्माण है, वहीं प्रशासन का काम उसको नीति को क्या करना है? लागू करना है, क्रियान्वित करना है। इन्होंने कहा था संविधान बनाना तो आसान है, लेकिन उसको चलाना, संविधान चलाना मुश्किल है। बनाना तो क्या है? आसान है, लेकिन उसको चलाना मुश्किल है। इसको ध्यान रखिएगा। और इन्होंने एक चीज़ और कही थी कि प्रशासनिक प्रश्न जो होते हैं वो राजनीति के प्रश्न नहीं होते। यानी कि इन्होंने कहा था बिल्कुल राजनीति एक अलग विषय है और साथ साथ में प्रशासन एक अलग विषय है। इन्होंने कहा था राजनीति में हड़बड़ाहट होती है, जल्दबाजी कहीं ना कहीं दिखाई देती है, लेकिन प्रशासन में ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसको ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? वुड्रो विल्सन, जिन्होंने एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित करने की कोशिश की। ठीक है, नेक्स्ट, हेनरी फ्योल ने किसी औद्योगिक उपक्रम की समस्त क्रियाओं को कितने भागों में बांटा? तो पहली तो ये ध्यान रखिएगा, मैंने अभी आपको बताया था हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल के बारे में हमेशा ध्यान रखिएगा कि हेनरी फ्योल ने कौन सी अवधारणा दी है। तो मैंने आपको अभी बताई थी कि हेनरी फ्योल के द्वारा कौन सी अवधारणा दी गई। हेनरी फ्योल के द्वारा पोक की अवधारणा दी गई थी, मैंने आपको अभी बताया था। इसको याद रखिएगा। उस पोक की अवधारणा के द्वारा ही, इस चीज को याद रखिएगा, POCCOC, पोक। पहले तो ये टोटल 5 कॉन्सेप्ट है, उसको ध्यान रखिएगा। प्लानिंग, उसके साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन, उसके साथ साथ आपको ध्यान रखना कमांडिंग, उसके बाद कोऑर्डिनेशन, ये दोनों साथ में आएंगे, और उसके बाद कंट्रोल। ये अवधारणा हेनरी फ्योल के द्वारा दी गई थी, पहली बात। उसके बाद इसी प्रावधान के अंदर उन्होंने ध्यान रखिएगा, उन्होंने कहा था औद्योगिक इकाइयाँ, औद्योगिक उपक्रम के अंदर क्रिया कितने प्रकार की हो सकती हैं। तो उन्होंने 6 क्रियाओं की जानकारी इसमें दी थी। क्या कहा था उन्होंने कि भाई एक तो विधि कैसी होनी चाहिए, क्रिया विधि, क्रिया कौन सी होगी? टेक्निकल क्रिया होगी। दूसरों उन्होंने कहा क्रिया कैसी होगी? वाणिज्य क्रिया होगी। बिल्कुल एक औद्योगिक उपक्रम के अंदर, एक इंडस्ट्री के अंदर ये सारी चीज़ें होती है, उसको देखिएगा। तीसरी, उसी इंडस्ट्री में किसकी क्रिया होगी? वित्तीय लेन देन की भी क्या होगी? कहीं ना कहीं होगी। चौथी, उस इंडस्ट्री में कैसी होगी क्रिया? उस इंडस्ट्री को सुरक्षा भी चाहिएगी। पांचवी, उसके अंदर कहीं ना कहीं क्या होगी? अकाउंटिंग होगी, खाते का हिसाब किताब कहीं ना कहीं
बैठाया गया होगा। और लास्ट और अंतिम क्या होगी? लास्ट और अंतिम मैनेजमेंट होगा। तो इन्होंने कहा था ये सारी की सारी किसी भी उपक्रम के अंदर ये 6 की 6 विधियां होती हैं। पहला टेक्नोलॉजी, दूसरा वाला वाणिज्य व्यापार से संबंधित, वित्तीय फाइनेंस से संबंधित, उसकी सुरक्षा से संबंधित, उसके अकाउंट से हिसाब से संबंधित और उसके मैनेजमेंट से संबंधित। और इस मैनेजमेंट के अंदर ही उन्होंने कहा था कि इस प्रबंध के अंदर ही 5 तत्व होते हैं। मैनेजमेंट क्या काम करता है? तो ये प्रबंधकीय इसी के अंदर 5 होते हैं और इसी अवधारणा को नाम दिया गया पोक का। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कमांडिंग, कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल। इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज थी, हेनरी फ्योल के द्वारा दी गई। और ये प्रबंधन की बात करें इसलिए इन्हें प्रबंधन का क्या कहा जाता है? फादर कहा जाता है। मैनेजमेंट का क्या कहा जाता है? पिता या फादर कहा जाता है। इसको याद रखिएगा हेनरी फ्योल के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अनुसार प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? सिंपल प्रश्न पूछा गया। तो मैंने कहा था 1-2 क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, उसको याद रखिएगा। क्योंकि 1-2 क्वेश्चन होते हैं और वो क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए। तो सिंपल प्रश्न था कि वजाहत हबीबुल्ला इसके प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त माने जाते। इसके एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये प्रथम तो थे ही और साथ साथ में इनका कार्यकाल भी कैसा था? सर्वाधिक कार्यकाल था। अब बात कर ले यहाँ पर थोड़ी सी आरटीआई के बारे में, राइट टू इंफॉर्मेशन। इसको याद रखिएगा। भारत के अंदर एक चीज ध्यान रखिएगा, 15 जून 2005 को राष्ट्रपति ने इस पर क्या कर दिए? हस्ताक्षर कर दिए। प्रेसिडेंट ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए और पूरे देश के अंदर आपको पता ही है 12 अक्टूबर को ये क्या हो गया? लागू हो गया। ये याद रखिए। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, सूचना का अधिकार विश्व में सबसे पहले कहाँ आया? तो ये भी आपको पता होगा, विश्व में सबसे पहले कहाँ पर आया? स्वीडन में आया। ये याद रखिएगा, एग्जाम में हो सकता है कब को पूछ ले, तो आपके पास इसका जवाब होना चाहिए। सन आपको याद करने की जरूरत नहीं है, 1766 के अंदर। लेकिन भारत के अंदर पूछ ले सबसे पहले सूचना का अधिकार कौन से स्टेट में लागू हुआ? तो वो तमिलनाडु में लागू हुआ। इसको याद रखिएगा। और जब राजस्थान का एग्जाम दे रहे हैं तो राजस्थान का भी बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि ये एक्ट जो था राजस्थान के अंदर, एक्ट बना 2000 में और ये लागू कब हुआ? 2000। यानी कि देश के अंदर जब सूचना का अधिकार का कानून लागू हुआ या बना, उससे पहले राजस्थान में ये ऑलरेडी लागू हो चुका था सन 2001 के अंदर। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, वर्तमान में सूचना के अधिकार के आयुक्त कौन है? अभी आरटीआई के आयुक्त कौन है? तो हीरालाल सामरिया। इसको याद रखिएगा, हीरालाल सामरिया। क्यों बता रहा हूं? 2 चीज ध्यान रखिए, एक तो इनका संबंध राजस्थान से है और दूसरा ये प्रथम दलित है। ये 2 चीज इसके बारे में याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन भारत में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का सदस्य नहीं था? ARC फर्स्ट के बारे में पूछा गया है। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग आपके सिलेबस के अंदर है, इसको याद रखिएगा। एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है कि कौन इसके सदस्य थे, और ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आपके एग्जाम्स में बार बार पूछा भी जाता है और आप इसको आसानी से कर भी सकते हो। ये वैसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपको कहीं ना कहीं आपको नंबर दिलाकर जाते हैं। तो प्रथम सुधार आयोग, प्रशासनिक सुधार आयोग, पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा कि इसका गठन 1966 में हुआ था। अब 1966 में हुआ था तो ध्यान रखिएगा कि इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? मोरारजी देसाई। ये ध्यान रखिएगा, पहली बात, पहली चीज तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके अलावा प्रथम जो प्रशासनिक सुधार आयोग थे, इसके सदस्य याद रखिएगा के हनुमंत ने, या इसके अध्यक्ष थे, सदस्य थे
हरीशचंद्र माथुर इसके सदस्य थे, GS पाठक इसके सदस्य थे, और एक और याद रखिएगा HD कामत भी इसके क्या थे, सदस्य थे। ये इसके सदस्य थे 1 2 3 और 4। पहली चीज तो ये याद रखिएगा। बाद में आपको पता है कि के हनुमंतैया इसके क्या बन गए, अध्यक्ष बन गए। मोरारजी देसाई की जगह इनके अध्यक्ष बन गए। अच्छा, जब ये गठन हुआ इस सुधार आयोग का, उस समय प्रधानमंत्री देश में कौन थे, इसको भी याद रखिएगा। तो प्रधानमंत्री कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री इसके क्या थे, उस समय देश के क्या थे, प्रधानमंत्री थे। और इसने कुल 20 रिपोर्ट पेश करी थी। तो पहली चीज 1966 अध्यक्ष कौन, मोरारजी देसाई, लेकिन इन्हें त्यागपत्र देने के बाद अध्यक्ष कौन बने, के हनुमंतैया, ये याद रखिएगा। कौन प्रधानमंत्री थे, लाल बहादुर शास्त्री थे। कितनी रिपोर्ट दी गई, आपको पता है 20 रिपोर्ट दी गई। कौन कौन सदस्य थे, हनुमंतैया, हरीशचंद्र भी। आप आपसे एग्जाम में वैसे भी पूछ ले तो इनमें से किस सदस्य की मृत्यु हो गई थी, तो हरीशचंद्र माथुर की क्या हो गई थी, बाद में मृत्यु हो गई थी। सामान्य सा प्रश्न है, इसकी विस्तृत जानकारी हम आगे पढ़ेंगे। प्रथम प्रशासनिक आयोग ने कौन कौन सी सिफारिशें की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक प्रशासन की प्रकृति के संदर्भ में दृष्टिकोण फिफ्नर, मार्क्स और LD वाइट ने किस दृष्टिकोण का समर्थन किया। ये आपके एग्जाम्स में बार बार कहीं ना कहीं पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। दृष्टिकोण दो तरह के थे, अप्रोचेज, एक एकीकृत और एक प्रबंधकीय दृष्टिकोण। एकीकृत दृष्टिकोण वाले ये कहते थे कि जो व्यवस्थाएं हैं, जो प्रशासन है, अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रशासन होता है, उसकी अलग अलग भूमिकाएं होती है उन सब के अंदर। जबकि प्रबंधकीय क्या कह रहा है कि जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसकी एक ऊपर की जो बॉडी होती है प्रबंधन करने की, वो सभी व्यवस्थाओं में, सभी संरचनाओं में, सभी उद्योगों में समान रूप से काम करती है। जबकि ये कहता है कि नहीं, उसके अंदर कई सारे स्तरण होते हैं, लिपि के स्तर पर, LDC स्तर पर, कार्मिक स्तर पर, प्रबंधक के स्तर पर, उन सब को मिलाकर के एकीकृत करके जो दृष्टिकोण बनता है वो एकीकृत दृष्टिकोण होता है। जबकि ये कहता है कि नहीं, सारी जितनी भी व्यवस्थाएं, जितनी भी संरचनाएं होती हैं, उनका ऊपर का मैनेजमेंट, ये जो सिस्टम होता है वो एक ही होता है। वो चाहे कोई सी भी इंडस्ट्री हो, उसका मैनेजमेंट का प्रावधान एक जैसा ही होगा। ये दोनों में अंतर है। एक कह रहा है उसके अंदर कई सारे स्तर होंगे, उन सब से मिलकर के एडमिनिस्ट्रेशन चलता है। एक कहता है नहीं साहब, उसके ऊपर केवल और केवल ऊपरी जो बॉडी होती है, जो मैनेजमेंट करती है, वही दृष्टिकोण उसने माना था। ये दो दृष्टिकोण इसमें माने गए थे। अब आपसे ये पूछा गया कि ये जो थे, इन्होंने किसका समर्थन किया था, तो ये जितने भी हुए हैं, आप फिफ्नर कर दो, मार्क्स कर दो, या LD वाइट कर दो, इसको ध्यान रखिएगा, या डिमोक कर दो, ये कहीं ना कहीं संबंधित किससे हैं, एकीकृत उससे संबंधित आपको देखने को मिलेंगे। प्रबंधकीय के ध्यान रखना। एक तरीके से और ध्यान रखिएगा, जब ये प्रबंधन की बात कर रहा हूं तो ये कैसी बात कर रहे हैं, ये संकुचित बात कर रहे हैं। और ये क्या कह रहे हैं, विस्तृत। ये कह रहे हैं कि संगठन के अंदर ऊपर से नीचे तक जो कुछ है सबसे मिलकर एकीकृत। तो ये एक तरीके से संकुचित ऊपर ऊपर की बात कर रहा है, और ये पूरे की पूरी व्यवस्थाओं की बात कर रहा है। ये अंतर और आपको ध्यान रखना। और इसको देने वाले आपको पता ही, इसका समर्थन करने वाले लूथर गुलिक, अभी आपको पता है, हेनरी फ्योल, साइमन, थॉमसन, ये कहीं ना कहीं इसका समर्थन करने वाले देखे जा सकते हैं। तो फिफ्नर और इसको कौन सा दृष्टिकोण, एकीकृत दृष्टिकोण। और मैंने कहा प्रबंधकीय दृष्टिकोण, ये हो गया। और पोकॉक की अवधारणा किसके द्वारा दी गई, अभी मैंने आपको बताया था, POCCOC, ये किसके द्वारा दी गई, तो ये आपको पता है हेनरी फ्योल के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन टाइम ऑफ टर्बुलेंस पुस्तक। तो इसको याद रखिएगा, ये एग्जाम्स में बार बार पूछी जा सकती है कि ये पुस्तक किसने लिखी। तो एक व्यक्ति अभी मैंने आपको बताया था जिसका नाम था डिवाइड वाल्डो, बताया था मैंने आपको, जिसने प्रथम मिन्नोब्रुक सम्मेलन की क्या करी, अध्यक्षता करी थी, अभी आपको बताया था पहली चीज। और इसके अंदर क्या आया गया था, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लाया गया था, इसको ध्यान रखिएगा। दूसरा, डिवाइड वाल्डो ने ही, मैंने कहा था वुड्रो विल्सन को क्या कहा है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पिता कहा है। ये कहने वाला कौन, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब इस नए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की आगे बात करेंगे। इसके अंदर भी कई सारी चीज़ें दी गई थी, जैसे प्रासंगिकता की बात कही गई थी, मूल्यों की बात कही गई थी, सामाजिक संगठन की बात कही गई थी, या सामाजिक परिवर्तन की बात कही गई थी। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी ध्यान रखिएगा, ये कुछ चीज़ें बताई गई थी। प्रासंगिकता, रेलेवेंस, मूल्य वैल्यूज, सोशल ऑर्गेनाइजेशन और सोशल चेंज की बात न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में की गई थी। इसको थोड़ा सा आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकपाल व लोकायुक्त अधिनियम 2013 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। पहली चीज तो प्रश्न को अच्छे से पढ़ें, सही नहीं है इसका मतलब 3 सही है और 1 सही नहीं है। पूर्व प्रधानमंत्री इसके क्षेत्राधिकार में आता है, बिल्कुल आता है साहब। यह 6 महीने में अपनी जांच पूरी करेगा, बिल्कुल पूरी करेगा। एक अध्यक्ष और 8 इसके सदस्य होते हैं, ये भी सही है। इसमें 5 न्यायिक सदस्य होते हैं, ये गलत है साहब, इसको ध्यान रखिएगा। कुल 1 + 8 हो गए, सही है। ये रहा 8 में से ये याद रखिएगा 4 + 4, 4 सदस्य कैसे होंगे, प्रशासनिक, और 4 सदस्य कैसे होंगे, न्यायिक होंगे। पहले तो ये। अब इसमें भी क्या होगा, SC, ST, OBC, महिला और अल्पसंख्यक, इसको भी याद रखिएगा। इन ये जो 4 सदस्य होंगे ये किस कैटेगरी से होंगे, SC, ST, OBC, महिला और अल्पसंख्यक कैटेगरी से इसको जाना जाएगा। अच्छा, एक चीज और इसमें ध्यान रखिएगा, ये लोकपाल के अंदर प्रधानमंत्री को सबसे पहले लाने की जो सिफारिश थी वो आपको ध्यान रखिएगा। एक प्रधानमंत्री हुए थे VP सिंह। VP सिंह के द्वारा कहा गया था कि इस दायरे में कौन आना चाहिए, प्रधानमंत्री भी आना चाहिए। एक चीज तो फैक्ट ये हो गया, आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। एक 6 महीने में जांच पूरी करेगा, बिल्कुल सही है। और एक चीज इसके साथ और जोड़ना, ये 7 वर्ष से पुराने मामले की जांच नहीं करेगा। एक चीज इसमें ये ध्यान रखिएगा। एक और इसका लास्ट और फैक्ट याद रखिएगा जो पूछा जा सकता है, ये लोकपाल अधिनियम जो संदर्भ में है, इसके अंदर लोकपाल का जो चयन होगा उसकी एक चयन समिति होगी, और उस चयन समिति के अंदर कुल, ध्यान रखिएगा, कुल 5 सदस्य होंगे। लोकपाल की चयन समिति में कुल कितने सदस्य होंगे, 5 सदस्य होंगे, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, अभी ये पिछले क्वेश्चन में मैं आपको इसका आंसर बता चुका था कि उसके द्वारा कुल 20 प्रतिवेदन दिए गए थे, इसको याद रखिएगा, ठीक है। फैक्चुअल क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था। अच्छा, इसके बारे में आपको डिटेल मैं पहले ही बता चुका हूं, दोबारा से डिटेल बताने की आवश्यकता नहीं है। संगठन के मानव व्यवहार दृष्टिकोण का अग्रदूत किसे माना जाता है, मानव व्यवहार दृष्टिकोण का अग्रदूत किसे माना जाता है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने अभी आपको पिछले उसके अंदर ये कहीं ना कहीं बताने की कोशिश की थी कि इसका आंसर क्या था। मानव व्यवहार दृष्टिकोण,
मानव व्यवहार दृष्टिकोण की बात करी जाती है, उसका अग्रदूत किसको माना जाता है, तो ध्यान रखिएगा एक लेडीज हैं, उसके बारे में ध्यान रखिएगा, मेरी पार्कर फोलेट। इसने व्यवहारवादी और शास्त्रीय या क्लासिकल थ्योरी वाले, उन दोनों के बीच में सेतु का कार्य किया, यानी कि उन दोनों को बीच में उन दोनों के जोड़ने का काम किसके द्वारा किया गया, मेरी पार्कर फोलेट के द्वारा दिया गया। याद रखिएगा ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। और इनके द्वारा एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी गई जो पूछी जाती है, उसको ध्यान रखिएगा, क्रिएटिव एक्सपीरियंस। क्रिएटिव एक्सपीरियंस ये याद रखिएगा, ये बुक आपको जरूर याद रखनी है, ठीक है। और इनके द्वारा एक दो चीजें और याद रखिएगा, इनके द्वारा एक तो नेतृत्व से संबंधित क्या दिए गए, विचार दिए गए, दो फैक्ट इनके याद रखिएगा। और एक इन्होंने आदेश का निव्यक्तीकरण का सिद्धांत दिया। इन्होंने कहा आदेश किसी व्यक्ति से नहीं लेने चाहिए, लेकिन आदेश बाय डिफॉल्ट व्यक्ति को आदेश या अधिकारी को आदेश या अधीनस्थ को जो आदेश है वो आदेश किसी व्यक्ति से ना लेकर के उन परिस्थितियों से लेने चाहिए जो परिस्थितियां उस समय हुई, तो उसे ही कहा गया आदेश का निव्यक्तीकरण। ध्यान रखिएगा। नेतृत्व के सिद्धांत के बारे में बताया, नेतृत्व कितने प्रकार का होता है, कौन सा नेतृत्व अच्छा होता है, करिश्माई नेतृत्व होता है, विधि के आधार पर भी नेतृत्व किया जाता है, उसको ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, मेरी पार्कर फोलेट, याद रखिएगा। लोकपाल लोकायुक्त अधिनियम 2013 के प्रावधान के अनुसार लोकपाल की, अभी मैं आपको बता चुका था कि लोकपाल की चयन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं, 5 सदस्य होते हैं। अब 5 में से आप डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 1 + 4, ये याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 1 + 4। अच्छा एक चीज़ और जान के, अब जब 1 और 4 है तो ध्यान रखिएगा ये जो अध्यक्ष होगा ये अध्यक्ष के रूप में कौन होगा, पीएम। इसको अब ये जो 4 सदस्य हैं उसमें ध्यान रखिएगा, एक तो लोकसभा स्पीकर, एक विपक्ष के नेता, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और एक कोई ना कोई कानून का ज्ञाता होगा। ये 4 सदस्य होंगे और एक अध्यक्ष होगा, तो कुल 5 सदस्य इसके याद रखने आपको। तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संप्रेषण की प्रक्रिया का सही क्रम क्या है, उसको ध्यान रखिएगा। तो देखिएगा सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आपको याद रखना है सेंडर, भेजने वाला, पहली चीज ध्यान रखिएगा। अब सेंडर क्या भेजेगा, मैसेज भेजेगा। जब वो मैसेज भेजेगा तो किसी माध्यम से भेजेगा, मीडियम से, ये याद रखिएगा। और मीडियम के बाद उसको कोई ना कोई क्या करेगा, रिसीव करेगा। और रिसीव के बाद जो उसने रिसीव किया उसके आधार पर क्या देगा, वो फीडबैक देगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। समझ में आ गया पहली चीज़। तो सेंडर का मतलब अगर हिंदी में बात करें तो संप्रेषक, मैसेज का मतलब आपको पता ही है संदेश, मीडियम का मतलब आपको पता ही है माध्यम, रिसीवर का मतलब पता ही है आपको प्राप्तकर्ता, और फीडबैक का मतलब आपको पता ही है प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स देना। अब आप देख लीजिए, सेंडर फर्स्ट सेंडर होगा तो संप्रेषक, तो ये दो तो कट गए। अब संप्रेषक के बाद संदेश होगा, बिल्कुल संदेश होगा। उसके बाद संदेश किस माध्यम से जाएगा, माध्यम होना चाहिए। इन्होंने दिया माध्यम लास्ट में, भाई पहले भेजने वाला होना चाहिए, फिर उसके बाद वो संदेश जो भेज रहा है वो होना चाहिए, वो संदेश किस माध्यम से देगा वो माध्यम होना चाहिए,
उसके बाद प्राप्तकर्ता होना चाहिए, और प्राप्तकर्ता ने जो प्राप्त किया उसके बाद वो प्रतिक्रिया दे रहा है, तो ये आंसर इसका ये होगा। पहली चीज़ तो इसमें ये याद रखिएगा। दूसरा, ये जो संचार है, कम्युनिकेशन, ये आपके टॉपिक में इसको देकर ध्यान रखिएगा। अभी अपने ने एक लेडी का नाम पढ़ा था, मेरी पार्कर फोलेट। ये मेरी पार्कर फोलेट ने कहा संचार संगठन की रक्त धारा है। ध्यान रखिएगा, रक्त धारा नाम दिया इसका, इसको स्पेशल याद रखिएगा। और एक और याद रखिएगा, अभी अपने नाम पढ़ा था फिफनर। फिफनर ने संचार को क्या कहा है? इसने कहा है संचार मैनेजमेंट का क्या है? हृदय है। ये दो कोटेशन आपको याद रखनी है संचार को लेकर। फोलेट ने संचार को संगठन की रक्तधारा कहा है और फिफनर ने प्रबंधन का हृदय कहा है। इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वां और लास्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम का। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने कौन से प्रतिवेदन का नाम शासन में नैतिकता रखा है? अब आपको एक चीज तो ध्यान रखनी है इसकी कि सेकंड एआरसी पूछ रहे हो, तो सेकंड एआरसी एक तो ध्यान रखिएगा, इसका गठन 2005 में किया गया था, वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता। पहली चीज तो उस समय पीएम कौन थे? मनमोहन सिंह। एक चीज तो ये याद रखना। दूसरी एक चीज और याद रखिएगा, इनके द्वारा कुल कितनी रिपोर्ट दी गई उसको याद रखिएगा। तो इनके द्वारा कुल 15 रिपोर्ट दी गई, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इसको ध्यान रखिएगा, पिछले पेपर में भी इस तरह के, इससे पिछला पेपर जो था उसमें भी इस तरह का प्रश्न पूछा गया था। 2022 के अंदर भी इस तरह का प्रश्न आपके एग्जाम्स में पूछा गया था। तो उसने कहा शासन में नैतिकता, ये ध्यान रखिएगा, शासन में नैतिकता। तो ये चौथा प्रतिवेदन आपको पता होना चाहिए। इनके कुल 15 प्रतिवेदन हैं और जो 2022 का था उसमें 12वां प्रतिवेदन पूछा गया था कि 12वीं रिपोर्ट के अंदर किसको लेकर बात कही गई है। तो उसके अंदर जो आंसर था वो तो था नागरिक केंद्रित प्रशासन, 12वीं रिपोर्ट में। और अब की बार पूछा है शासन में नैतिकता देकर के रिपोर्ट का नंबर पूछ लिया है। पिछले में रिपोर्ट का नंबर देकर के उसका विषय पूछा था, अब की बार विषय देकर के रिपोर्ट या प्रतिवेदन का नंबर पूछ लिया है। ध्यान रखिएगा। तो 2-3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। एक तो ध्यान रखनी है फर्स्ट जो रिपोर्ट थी उसमें तो सूचना का अधिकार ही था। क्या था? सूचना का अधिकार, उसको ध्यान रखिएगा। पहले में मास्टर की, इसको मास्टर की के भी नाम से जाना जाता है, इसको याद रखिएगा। मास्टर की या राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई, ये याद रखिएगा पहले में। अब दूसरा इसमें पूछा गया तो दूसरे में ध्यान रखना, मानव पूंजी के बारे में बात कही गई। मानव पूंजी के बारे में बात कही गई, अनलॉकिंग कैपिटल के बारे में बात की गई। 10वें के अंदर स्पेशल तौर पर ध्यान रखना, व्यक्तिगत प्रशासन की बात कही गई। व्यक्तिगत प्रशासन की बात, यहां नागरिक केंद्रित प्रशासन और 10वीं के अंदर व्यक्तिगत प्रशासन की बात कही गई। 7वें के अंदर ध्यान रखिएगा, 7वें के अंदर थोड़ा सा स्पेशल ध्यान रखिएगा। इसमें 7वें में यह कहा गया है कि संघर्ष से समाधान के लिए कोई ना कोई क्षमता का निर्माण करना। संघर्ष से समाधान के लिए क्या करना है? आपको अपनी कैपेबिलिटी का निर्माण करना है, क्षमता का निर्माण करना। संघर्ष से समाधान के लिए क्षमता का निर्माण करना, ये 7वें प्रतिवेदन में बताया गया। जब हम इसकी चर्चा विस्तृत रूप से करेंगे तो इसकी 15 से 15 रिपोर्ट के बारे में पूरी चर्चा करेंगे। और एक चीज ध्यान रखना, पिछले में पूछा गया था कौन इसका सदस्य नहीं था, तो वी रामचंद्रन जो इसके पूछे गए थे वो वी रामचंद्रन फर्स्ट प्रशासनिक आयोग के सदस्य ना होकर के द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के क्या थे? सदस्य थे। उस पर भी हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो ये क्लास आपको कैसी लगी? अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो नेक्स्ट क्लास के अंदर और 2022 का हम पेपर सोल्व करेंगे। और ये क्लास अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आज की क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।
वेरी मच।